गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लिनिकल असेसमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर है। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है साइको सोशल असेसमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो नैदानिक मूल्यांकन जो है वो उसका जो एक महत्वपूर्ण जो टूल है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो उसके अंतर्गत हमने व्यक्तित्व आविष्कारिकाएँ या पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हमने पिछले वीडियो में समझी थी, और उसके आगे हम लेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट या प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये जो प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स हमने बच्चों फर्स्ट ईयर में भी इनको पढ़ा है। व्यक्तित्व का मापन करने में ये यूज़ किए जाते हैं प्रक्षेपण का जो मीनिंग है वो ये है कि प्रक्षेपण व्यक्ति की दबी हुई भावनाओं को या उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को, अंतर्द्वंद को किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के माध्यम से बाहर निकालना। तो व्यक्ति जो है किसी अन्य वस्तु के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, जो कि प्रोजेक्ट करता है, जिससे हमें उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, इसमें रोगी को कई नैदानिक मूल्यांकन में हम इसको काम में लेते हैं, और इसमें रोगी को कई अस्पष्ट उद्दीपक दिए जाते हैं और उन्हें उसके प्रति रिस्पॉन्स करना होता है, अनुक्रिया करनी होती है। और इस तरह का परीक्षण व्यक्तित्व के स्वरूप के बारे में की गई साइकोडायनेमिक अजम्पशंस पर आधारित होता है, यानी मनोगति की पूर्व कल्पना पर आधारित होता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति की वास्तविक जो अभिप्रेरणा है वो अचेतन होता है, जिसे हम परोक्ष रूप से ही जान सकते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। जबकि रोगी दिए गए अस्पष्ट उद्दीपकों के प्रति अपनी अनुक्रिया करता है, तो वो अपने व्यक्तित्व के अचेतन में छिपे हुए जो उसके अभिप्रेरण हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको परोक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है, और जिसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो ये कई तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है रोशा परीक्षण, या रोशा ने जो शाही धब्बा परीक्षण बनाया था। तो बच्चों 1911 से 1921 के बीच में स्विट्ज़रलैंड के मनोचिकित्सक थे हरमन रोशा, उनके द्वारा ये परीक्षण बनाया गया था, और उसका जो अंतिम प्रकाशन उन्होंने किया था वो 1921 में किया था। इसमें स्याही के धब्बे के समान 10 चित्र होते हैं, जो अलग अलग 10 कार्ड पर बने होते हैं। इनमें से कुछ रंगीन धब्बे तथा कुछ ब्लैक एंड वाइट धब्बे होते हैं। इस परीक्षण को 2 अवस्थाओं में किया जाता है। पहली अवस्था है फ्री एसोसिएशन स्टेज, यानी स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था, तथा दूसरी अवस्था है इंक्वायरी फेज, यानी जांच पड़ताल की अवस्था। तो जो स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था है, उसमें प्रत्येक कार्ड में उसे जो दिखता है वो बताना होता है। इस तरह से 10 कार्ड दिए जाते हैं, और उन व्यक्ति की अनुक्रियाओं को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो लिख लेते हैं। और इसके बाद जो दूसरी अवस्था अर्थात जांच पड़ताल की जो अवस्था है, उसमें क्लाइंट द्वारा दी गई अनुक्रिया के जो कारणों का या निर्धारकों का पता लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रोगी से ये जानने की कोशिश की जाती है कि कार्ड की कौन सी विशेषता के आधार पर रोगी ने ये अनुक्रिया की है। तो बच्चों ये 4 श्रेणियां हैं जिसमें रोगी द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है। वो 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी है लोकेशन, यानी स्थान निरूपण। तो इसमें जो है कार्ड के उस क्षेत्र से मतलब होता है जिसके प्रति रोगी ने अनुक्रिया की है, और संपूर्ण कार्ड जिसको हम W होल कार्ड, तथा कॉमन डिटेल D, और तथा अनकॉमन डिटेल D, और वाइट स्पॉट जो है उजला जो स्थान है S, या इन अनुक्रियाओं का विभिन्न कॉम्बिनेशन जो है वो प्रमुख स्थान निरूपण स्कोर है। उसके बाद जो सेकंड हमारा है वो है निर्धारक। तो इस प्राप्तांक श्रेणी में इस बात का निर्माण किया जाता है कि धब्बे के किस गुण के कारण रोगी ने ये अनुक्रिया की है। जैसे मान लिया जाए कि व्यक्ति ने किसी कार्ड के धब्बे के प्रति
चमगादड़ होने की अनुक्रिया की। तो इस निर्धारक श्रेणी में इस बात का निर्णय किया जाएगा कि व्यक्ति ने धब्बे के किस गुण अर्थात आकार, रंग, गति या उसका शेड या उसके विचित्र संयोगों में से किसके आधार पर अनुक्रिया की है। तो इस श्रेणी के लिए लगभग 24 अक्षर संकेतों का प्रतिपादन किया जाता है, जिनमें से जैसे आकार फॉर्म के लिए F और रंग के लिए C, मानव गति अनुक्रिया के लिए M यानी ह्यूमन मूवमेंट रिस्पॉन्स के लिए मूवमेंट का M लिया, और पशु गति अनुक्रिया के लिए FM तथा निर्जीव गति अनुक्रिया के लिए M तथा शेडिंग अनुक्रिया के लिए C का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट्स है, निर्धारक है, जिसके आधार पर अनुक्रियाओं का लिखा जाता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा है जो तीसरी श्रेणी है वो है विषय वस्तु यानी कंटेंट। तो इस श्रेणी में देखा जाता है कि व्यक्ति ने जो अनुक्रिया की है उसकी विषय वस्तु क्या है, और विषय वस्तु मानव है या मानव के अंग हैं या पशु है या पशु के अंग हैं या निर्जीव वस्तु है या कोई कपड़ा, बादल या कोई ब्लड या कोई फायर आग जिसको हम कहते हैं, कोई एक्सरे है या कोई संकेत है, कुछ भी हो सकता है। इनमें से कोई भी विषय वस्तु हो सकती है। मानव के लिए H का प्रयोग किया गया, मानव अंग के लिए HD का, पशु के लिए एनिमल A का, पशु अंग के लिए AD और आगे के आग के लिए फायर FI और सेक्स के लिए SX, घरेलू वस्तुओं के लिए HH का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से जो फोर्थ श्रेणी है वो है लोकप्रिय अनुक्रिया एवं संगठन। तो जो लोकप्रिय अनुक्रिया है वो उससे मतलब ये है कि वैसी अनुक्रिया जो अनेकों व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति दी जाती है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों ने किसी कार्ड के प्रति अनुक्रिया दी, जैसे फर्स्ट कार्ड के पूरे धब्बे को चमगादड़ या तितली के रूप में देखना एक लोकप्रिय अनुक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से अन्य कार्डों, जब हम बच्चों ये रोशा शाही दबा परीक्षण हमने किया भी है प्रैक्टिकल, तो इसको मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी दिखाया था। जो इसका फर्स्ट कार्ड है तो वो कार्ड में जो है इस तरह से शाही को फैलाया गया है कि उसमें चमगादड़, किसी को चमगादड़ के रूप नज़र आता है और किसी को तितली का रूप नज़र आता है। तो इस तरह से जो अन्य कार्ड हैं उनके लिए भी कुछ अनुक्रियाओं को लोकप्रिय अनुक्रियाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो 4 श्रेणियाँ, इनमें रोशा अनुक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद रोगी के व्यक्तित्व के बारे में एक मूल्यांकन तैयार किया जाता है, और रोशा परीक्षण के जो स्कोर्स हैं उनकी व्याख्या करने के लिए कम से कम 5 स्कोरिंग सिस्टम है, जिनमें सबसे लोकप्रिय जो सिस्टम है वो क्लोफर मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो जो कार्ड हैं, इस परीक्षण की जो उपयोगिता है वो ये है कि कार्ड के जो संपूर्ण धब्बे को आधार मानकर की गई अनुक्रिया व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन यानी समन्वय तथा बौद्धिक संगठन को बतलाता है। और कार्ड के बहुत छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उन पर अनुक्रियाएं ओवर कंट्रोल तथा मजबूरी की ओर इशारा करती हैं। जो इसका पुअर फॉर्म है, घटिया जो प्रारूप है तथा अनकॉमन अनुक्रियाएं हैं या कंफ्यूज्ड थिंकिंग या साइकोटिक कंडीशंस की ओर इशारा करती हैं। और जो रंग अनुक्रियाएं हैं उनके द्वारा इमोशनैलिटी यानी सांवेगिकता का पता चलता है, तथा जब ऐसी अनुक्रियाएं बिना उत्तम आकार के ही की जाती हैं तो इससे अनियंत्रित संवेग तथा आवेगशीलता का पता चलता है। और मानव जाति की अनुक्रियाओं के द्वारा कल्पना, बुद्धि तथा एक आंतरिक जिंदगी का पता चलता है। जब विषय वस्तु या सब्जेक्ट के रूप में कोई चाकू, बंदूक या क्रोधित अंतःक्रियाएं या कोई विकृत शरीर आदि हो तो इससे रोगी के व्यक्तित्व में ईर्ष्या का पता चलता है। तो 1921 से लेकर लगातार रोशा परीक्षण पर कई तरह के अध्ययन किए जा चुके हैं, रिसर्चेज की जा चुकी हैं, जिनके फलस्वरूप इस परीक्षण के भिन्न भिन्न रूप प्रकाशित हुए हैं। और इसके जो 2 फॉर्म हैं वो प्रत्येक फॉर्म में 45 कार्ड्स हैं, जो कि हॉल्समैन मनोवैज्ञानिक ने 1961 में एक दूसरा परीक्षण निर्मित किया था।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो है थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। बच्चों TAT आपने नाम सुना है व्यक्तित्व का, जब हमने मापन किया था फर्स्ट ईयर में चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें TAT परीक्षण भी पढ़ा था, जिसको हम विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं। तो ये जो TAT है ये इस परीक्षण का जो निर्माण मरे मनोवैज्ञानिक ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। इस परीक्षण में 31 कार्ड्स हैं जिनमें से 30 कार्ड जो हैं उन पर कुछ चित्र बने होते हैं, और इसमें एक कार्ड जो है वो प्लेन होता है, उस पर कोई चित्र नहीं होता। किसी एक रोगी के व्यक्तित्व को मापने के लिए उसकी उम्र या उसके सेक्स के अनुसार ही 20 कार्ड का चयन कर लेते हैं, और इस 20 कार्ड में से एक सादा कार्ड भी सम्मिलित होता है। रोगी का प्रत्येक कार्ड थोड़े समय तक रोगी को दिखाया जाता है और उसके चित्र के आधार पर उसे कहानी लिखने को कहा जाता है, जिसमें घटना को जो है ना भूतकाल यानी पास्ट में और प्रेजेंट में और भविष्य तीनों का समन्वय होना चाहिए। पास्ट में क्या हो रहा था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। तो परीक्षण जो है वो प्रोजेक्शन की हाइपोथेसिस पर आधारित है, तथा यहाँ जो हाइपोथेसिस है या उपकल्पना वो ये है कि कहानी तैयार करने में कहानी के पात्र या पात्रों द्वारा रोगी की आवश्यकता या मानसिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होगी। तो ये एक एजम्पशंस है कि वो जो कहानी लिखेगा उसमें उसकी आवश्यकता का पता चलेगा और उसके मानसिक संघर्ष को वो व्यक्त करेगा, और कहानी लिखने का कार्य जो है वो समाप्त होने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने के बाद जो कहानी का नायक है उसकी आवश्यकता, उसकी प्रेस यानी दबाव, उसका थीम तथा उसके परिणाम आदि के रूप में हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो जो श्नीडमैन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने करीब 20 ऐसे तंत्रों का प्रतिपादन किया उस समय तक, और उसके विश्लेषण से नई विधियों के बारे में उन्होंने बताया। और विधि तथा तंत्र जो भी हो, लेकिन TAT की कहानियों का विश्लेषण करने में कहानी की संरचना और कंटेंट पर विशेष रूप से बल डाला जाता है। और TAT के द्वारा जो है बच्चों मेन बात यह है कि रोगी के व्यक्तित्व की प्रमुख आवश्यकताओं का मापन सफलतापूर्वक होता है। तो इस तरह से TAT परीक्षण। उसके बाद नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण या सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट। तो इस परीक्षण में जैसा कि नाम से ही हम इसका देखें कि वाक्य पूर्ति यानी अधूरे वाक्य को पूरा करना, रोगी को उसे पूरा करना है, अधूरा वाक्य है। और यहाँ पे जो अजम्पशन है, जो उपकल्पना है या पूर्व कल्पना ये होती है कि रोगी द्वारा वाक्यों को पूरा करने के लिए चुने गए शब्दों या वाक्यों द्वारा उसके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। यानी जो अधूरे वाक्य को जब वो पूरा करता है तो उससे हमें उसके शब्दों के आधार पर उसके व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं। आजकल सबसे लोकप्रिय वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको कि नैदानिक मूल्यांकन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है वो है रॉटर अधूरा वाक्य ब्लैंक, यानी रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। इसमें 40 अधूरे वाक्य होते हैं, जैसे मेरी माँ डैश डैश डैश। तो आगे आपको उसमें उसको पूरा करना है अधूरे वाक्य को। तो रोगी जो है के जो उत्तर हैं उत्तरों की तुलना हम परीक्षण की जो नियमावली है उसमें दिए गए उत्तरों से करते हैं तथा उसके समायोजन और कुसमायोजन के बारे में हम रेटिंग करते हैं। तो ये जो रेटिंग है इसके जो स्कोर्स आएंगे इनको जोड़कर एक ओवरऑल एडजस्टमेंट स्कोर प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार पर जो है रोगी के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो बच्चों ये सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसमें अधूरे वाक्य को पूरा करना है। एंड जो हमारा लास्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो है ड्रॉ ए मैन टेस्ट या ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, किसी व्यक्ति का ड्राइंग बनाना। तो ये परीक्षण का निर्माण जो है मैकओवर 1949 ने किया था और इस परीक्षण में रोगी को या क्लाइंट को एक व्यक्ति के चित्र का आरेखण करना होता है, यानी ग्राफ बनाना होता है और इस ग्राफ के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, जो आयाम हैं, उसके बारे में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अनुमान लगाते हैं, व्यक्तित्व का पता करते हैं। तो इस परीक्षण में प्रारंभ में तो क्लाइंट से उसे एक व्यक्ति का एक ही चित्र करने के लिए कहा जाता है, फिर बाद में उसे उसके विपरीत सेक्स के व्यक्ति का, एक परिवार का, एक माँ का भी चित्र बनाना होता है।
तो इस परीक्षण के कुछ उपयोग में तो कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर या उसके बारे में कोई कहानी बताने को भी कहते हैं, और उसके व्यक्तित्व के बारे में ताकि हमें अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। तो इस तरह से बच्चों ये 4 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो हैं नैदानिक मूल्यांकन के लिए करते हैं। तो पहला है रोशा परीक्षण, रोशा का जो शाही धब्बा परीक्षण है। दूसरा है TAT जिसमें 30 कार्ड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण, और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है वो है ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो इन सभी परीक्षणों के माध्यम से रोगी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है ताकि उसको उचित जो है हम उसकी चिकित्सा कर सकें। तो ये जो प्रक्षेपण परीक्षण है इसके कुछ लाभ हैं, जैसे ये जो प्रक्षेपण विधियां हैं इनके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन या उसकी कॉग्निशन या उसके सांवेगिक अनुभूतियों के बारे में सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं जिनको हम किसी अन्य परीक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते। और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो रोगी द्वारा अपने वातावरण के किए गए अनोखे जो परसेप्शंस हैं उनके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। और इसके अलावा ये प्रोजेक्टिव टेस्ट की स्थिति ऐसी होती है जिसमें कुछ रोगी व्यक्तित्व आविष्कारिकाओं की परिस्थिति की तुलना में बातचीत करके अधिक स्वाभाविक एंड कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए ये जो परीक्षण है प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है इनके द्वारा व्यक्तित्व का जो मापन करते हैं वो अधिक विश्वसनीय होता है। इसके बावजूद भी कुछ नैदानिक परिस्थिति में जो प्रक्षेपण प्रविधियों की लोकप्रियता है वो काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है, और इसीलिए इसकी कुछ कमियां हैं कि पहली तो ये है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो स्कोरिंग जो हम करते हैं या उसको जब हम क्रियान्वित करते हैं तो उस विधि में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होती है जिससे इसकी विश्वसनीयता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब मानक ही नहीं बने हुए होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड ही नहीं होगा तो रिलायबिलिटी नहीं आएगी, वो परीक्षण रिलायबल नहीं होगा। इसके अलावा जो ये प्रक्षेपी विधियां हैं इसमें रोशा परीक्षण बहुत अधिक समय लेता है और इसके कारण इसका उपयोग जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो ये परीक्षण है जो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट हैं इनका उपयोग नैदानिक मूल्यांकन में फिर भी बहुत अधिक किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों जो हम नैदानिक मूल्यांकन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम साइको सोशल असेसमेंट या मनोवैज्ञानिक असेसमेंट को हम पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट जब भी हम करते हैं तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का हम सहारा लेते हैं। वो परीक्षण जो है टूल का कार्य करते हैं और ये व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है या उसका व्यक्तित्व है उसको मापने की एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है। तभी जो है हम व्यक्तित्व के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें हमने पहला पढ़ लिया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री पिछले वीडियो में, व्यक्तित्व आविष्कारिकाएं, और इस वीडियो में हमने अभी जो पढ़ा है टॉपिक वो है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट आगे का टॉपिक लेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। थैंक यू।